हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस का वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 18th ऑफ अगस्त टू 24th ऑफ अगस्त। यानी कि जो भी न्यूज़ ये वीक के ड्यूरेशन में आई है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो सारी न्यूज़ हमने ये वीडियो में कवर कर ली है। एंड हर बार की तरह इस बार भी हम ये सारा न्यूज़ खत्म करने के बाद एंड में एक एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करेंगे जो हमें हेल्प करेगा टू रिकॉल द न्यूज़ जो भी हमने कवर किया है। Right. So let's start with our very first news event. That is the Punjab National Bank has launched Braille debit card for visually impaired customer। यानी कि जो visually impaired है, जो partial blind है या full blind है, उनके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने ब्रेली डेबिट कार्ड इशू किया है। राइट। अब दो टाइप का कीवर्ड है, पहला है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है ब्रेली डेबिट कार्ड। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट वी विल डिस्कसिंग द ब्रेली डेबिट कार्ड कि ये डेबिट कार्ड के क्या फीचर्स है। राइट। सो अगर हम ये स्कीम के बारे में समझते हैं तो ये क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक अंथा दृष्टि ब्रेली डेबिट कार्ड, तो ये पर्टिकुलर स्कीम है जो क्या बता रही है दैट इसके अंदर ब्रेली के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रेली के कैरेक्टर्स है जो इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं बाय विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल के साथ। एंड इसमें एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स है ताकि कोई भी टाइप का फ्रॉड या फिर अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस इस पे ना हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बाकी सारे एटीएम से भी कंपैटिबल होगा, ऐसा नहीं कि इसका एक अलग से एटीएम होगा, ये बाकी सारे एटीएम से भी कंपैटिबल होगा एंड ये मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी कनेक्टेड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो स्पेंडिंग लिमिट है वो भी रखी है और जो मंथली स्पेंडिंग लिमिट है वो किस पे डिपेंड की जाएगी कि जो कार्ड होल्डर की इनकम है और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है उसके अकॉर्डिंगली उसकी मंथली स्पेंडिंग रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज होगा। सी अभी कई सारे डेबिट कार्ड ऐसे हैं, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड्स भी ऐसे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप रुपए का डेबिट कार्ड लेते हो तो वो नहीं कर सकते, अब वो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए है। वैसे अगर आप वीजा का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेते हो तो वो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूनिक फीचर है कि जो ब्रेली डेबिट कार्ड है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अलाउ किए गए। राइट। सो दिस इज अ बिग इवेंट। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज समझते हैं कि नेक्स्ट न्यूज में क्या बोला है दैट आरबीआई ने अप्रूव किया है टाटा कैपिटल का कन्वर्जन इनटू एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है? पहला कीवर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमें पता है कि 1934 में ये एस्टैब्लिश हो चुका है। देन सेकेंड कीवर्ड है कि टाटा कैपिटल क्या है, और थर्ड है कि टाटा कैपिटल को एनबीएफसी में कन्वर्ट किया है तो उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले टाटा कैपिटल के बारे में समझते हैं कि ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है इंडिया में जो कई तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है टू रिटेल कॉर्पोरेटर को देती है, रिटेल कस्टमर को देती है, कॉर्पोरेट कस्टमर को देती है एंड इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स है उनको देती है। ये दोनों टाइप के लोन देगी, ये पर्सनल लोन भी देगी, ये इनफैक्ट ये बिजनेस लोन भी देगी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी कार और टू व्हीलर है उसके भी ये लोन देगी। और लोग ये क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कंपिटेटिव रेट पे देता है। सो दिस इज दी टाटा कैपिटल। नाउ ये टाटा कैपिटल को अलाउ किया है कि ये एक एनबीएफसी बन जाएगी। राइट। तो अब ये एनबीएफसी बनने से क्या इंपैक्ट होगा? तो पहला इंपैक्ट क्या है कि यहां पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो कई सारे टाइप की दे पाएगा, यानी कि वो लेंडिंग भी दे पाएगा, वो डेब्ट फैक्टरिंग भी दे पाएगा, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी दे पाएगा। इसके अलावा यहां से हमारा ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज करता है ये पर्टिकुलर अपने बिजनेस का भी। एंड जब ये एनबीएफसी के अंदर आ गया यानी कि जब बैंकिंग सेक्टर में आ चुका है तो वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड उसके चलते उनको अपना हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में। जिन्होंने देखा है वो प्लीज बता दीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले। राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कि इनका जो रिस्क होगा उसको भी प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ेगा वंस ये एनबीएफसी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और इंप्लीकेशन क्या है कि ये और भी तरीके के नए स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव प्रोडक्ट ला सकते हैं, वेयर एज इनके ऊपर काफी ज्यादा रेगुलेशन रहेगा और ये रेगुलेशन पे इनको स्टिक रहना पड़ेगा। एंड इसके साथ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाटा कैपिटल एज अ कंपनी। ओके,
नेक्स्ट न्यूज है दैट आरबीआई ने पेनल्टी इंपोज करी ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस, पूनावाला फिनक्रॉप एक्सेट्रा। अब इसके अंदर हमें एग्जाम पॉइंट से क्या पढ़ना है कि जो भी पेनल्टी लगाई गई है वो किस लिए लगाई गई है, दैट इज फॉर द नॉन कंप्लायंस इश्यूज, कि वहां पे नॉन कंप्लायंस इश्यू के लिए पेनल्टीज लगाई गई है। तो वो क्या है उसको हम समझते हैं कि क्या टाइप के नॉन कंप्लायंस इश्यू है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या बताया गया है कि बैंक हैज फेल्ड टू मेंटेन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ अगेन एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 3 टाइप के होते हैं, हमने बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में बहुत डीप में समझा है। दैट पहला हो जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने रेपो रेट भी देखा है, देन हमने रिवर्स रेपो रेट भी देखा है। तो ये सारी चीजें हम बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने देखा है प्लीज मेंशन कर दीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, जिसके अंदर हर एक चीज बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस करी हुई है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो बैंक थी, ये सारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस एंड पूनावाला फिनकॉर्प ने, इन्होंने एसएलआर का रेशियो मेंटेन नहीं किया था, तो फिर बैंक ने वो चीज पे पेनल्टी लगा दी। फिर सेकंड क्या है कि कंपनी के पास डेफिशिएंसी थी इन इट्स कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, की जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर वो डेफिशिएंसी, यानी कि एक तरीके से वो इरेगुलरिटी शो कर रही थी, जिससे रिस्क ऑफ फ्रॉड और कस्टमर का डेटा मिसयूज होने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, राइट। एंड वेयर एज जो एनबीएफसी कंपनी है, इन लोगों ने कई सारे रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं भी किए थे, राइट। फॉर एग्जांपल द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, पोटेंशियली अफेक्टिंग द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, राइट। तो ये तरीके के कुछ नॉन कंप्लायंस इश्यूज थे जिसके अंदर ये रहा था, राइट। अब इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या टाइप के नॉन कंप्लायंस इश्यू हो सकते हैं, लाइक एसएलआर हो सकता है। तो एज अ होमवर्क आप लोग ये देखिए कि एज अ बैंक को कितना परसेंट सीआरआर और एसएलआर डिपॉजिट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू आरबीआई और विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर हम एसएलआर की बात करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है दैट आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स को और भी ज्यादा टाइट कर दिए फॉर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है, आरबीआई, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। देन पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है, तो ये 2 टाइप के कीवर्ड्स है। तो सबसे पहले पीयर टू पीयर लेंडिंग समझते हैं कि अभी लेंडिंग प्रोसेस कैसी होती है कि मेरे को बैंक के पास जाना पड़ता है, राइट। मैं जब बैंक के पास जाता हूं तो बैंक क्या करती है, बैंक दो लोगों को कनेक्ट कर रही है। एक इंडिविजुअल है मैं, और एक होता है बैंक, तो मैं उससे पैसा ले रहा हूं। वेरएज पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, राइट। दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि एक तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां पे जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि बैंक में क्या ऐसा होता है कि बैंक खुद का पैसा तो है नहीं उसके पास, वो क्या है कि लोगों ने उसके पास पैसा डिपॉजिट किया है और वो पैसा वो यूज करता है बाकी सब लोगों को लोन देने के लिए, राइट। तो यहां पे क्या किया कि बैंक क्या काम कर रहा है, बैंक एज एन इंटरमीडियरी काम कर रहा है। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या किया कि आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे 2 लोगों को आपने मिलवा दिया, जिसको पैसा चाहिए और जिसको पैसा देना है। तो वहां से वो दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो गए एंड इस तरीके से उनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गया, दैट इज कि जिसको लोन चाहिए था उसको मिल गया और जिसे देना था उसने दे भी दिया। तो कह सकते हैं कि ये एक नया टाइप का फाइनेंशियल मॉडल है जो इंडिविजुअल को अलाउ करता है टू लेंड एंड बोरो मनी डायरेक्टली बाईपासिंग द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक बैंक, राइट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इन पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म बोरोवर कैन लिस्ट देयर लोन रिक्वेस्ट, वो अपने ऑनलाइन अपनी लोन रिक्वेस्ट कनेक्ट लिस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे कनेक्ट हो जाएगा एंड इससे सभी का फायदा हो जाएगा, राइट। जिसको पैसा चाहिए था उसको भी मिल गया और जिसके पास पैसा पड़ा था, जिसको देना था मार्केट में, उसको मिल गया और उसके बदले में उसको हायर रिटर्न मिल जाएगा, राइट। तो एक इंडिविजुअल भी इसको यूज करता है एंड इनफैक्ट एक बिजनेसमैन भी इसको यूज कर सकता है। ओके, अब जो न्यूज क्या है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग के नॉर्म्स को रिवाइज किया गया, यानी कि उसको टाइट कर दिया, दैट मींस रिवाइज किया गया है। तो उसके अंदर क्या रिवाइज किया गया है कि जो केवाईसी नॉर्म्स है उनको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग बोली कि अगर कोई भी रिस्क होता है तो रिस्क को एक प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए। अगर डिस्प्यूट है तो उसको टाइमली आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा एंड इनफैक्ट जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना पड़ेगा। एंड इसके लिए आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजीज टाइप की अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि आप इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड करो बाय ट्रैकिंग द सिबिल स्कोर। और दूसरा है कि जो भी आपके पास डेटा है
वो डेटा कहीं भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, वो डेटा एक प्रोटेक्ट वे में प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, राइट। एक प्रॉपर वे में उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कस्टमर्स डेटा, ताकि कोई भी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटीज ना हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि जो आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक ने क्या अनाउंस किया है, द विजय फिक्स डिपॉजिट टू ऑनर द 70th इंडिपेंडेंस डे, कि 70th इंडिपेंडेंस डे के दिन आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट अनाउंस किया है, राइट। तो कीवर्ड क्या है इसके अंदर, एक आरबीएल बैंक है और दूसरा है विजय फिक्स डिपॉजिट। अब विजय फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम समझते हैं, तो इसमें क्या है कि ये इसको रत्नाकर बैंक लिमिटेड भी कहा जाता है, आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड भी कहा जाता है, कि इन्होंने स्पेशली विजय फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया ऑन इंडियाज 50th इंडिपेंडेंस, यानी कि 15th ऑफ अगस्त 2024 को ये चीज लॉन्च की गई है, राइट। अब ये क्या है, ये एक स्पेशल 500 डे टेनर है, कि 500 दिनों का एक फिक्स डिपॉजिट होगा जिसका वैल्यू शुड बी बिलो 3 करोड़, कि 3 करोड़ से कम की जिसकी वैल्यू रहेगी उसको आप 500 दिनों के लिए जमा करवा सकते हो एज अ फिक्स डिपॉजिट, जिसपे आपको 8.85% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर सुपर सीनियर सिटीजन एंड 8.6% फॉर सीनियर सिटीजन एंड 8.1% फॉर रेगुलर कस्टमर। तो एज अ होमवर्क आप मेरे को बता दीजिए कि जो सुपर सीनियर सिटीजन है और जो सीनियर सिटीजन है, ये दोनों में एज डिफरेंस क्या होता है, या दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है, राइट। एंड ये जो एफडी है इज अवेलेबल वाया आरबीएल बैंक का मो बैंक एप्लीकेशन और एट द नियरेस्ट ब्रांच के लिए। एंड यहां पे जो आरबीएल बैंक है, ये एक पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक बनी थी जिसने इंटीग्रेट किया था यूपीआई को एंड एनसीएमसी को, यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को, जो फीचर कर रहा है ऑन रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है दैट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंटर्स इनटू 7 न्यू बैंक अश्योरेंस। अब कीवर्ड क्या है इसके अंदर, बैंक अश्योरेंस है। ये हम हमारी पहले की वीडियोस में भी, जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो है उसमें ये कवर कर चुके हैं, बट एक बार हम अगर इसको वापस रिकॉल करते हैं कि डेट बैंक अश्योरेंस क्या है, तो ये देखा जाए तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, किसके बीच में, बैंक के बीच में और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बैंक होती है, जैसे समझ लीजिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। अब जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स होंगे उनको वो जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है उसके प्रोडक्ट उसको बेचे जाएंगे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि बैंक अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, कि एक बैंक ने अपने कस्टमर्स को किसी और कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच दिए। अब वो लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उनका सालों से वो बैंक में अपना अकाउंट है, तो उनका वो बैंक के ऊपर ट्रस्ट है, राइट। तो इस तरीके से ये चीज रहता है कि यहां पे बैंक क्या करेगी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचेगी, राइट। अब ये लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी बैंक की ब्रांचेस पे, एंड ये बेनिफिट करेगा, बैंक को भी बेनिफिट करेगा, एंड इनफैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी बेनिफिट करेगा कि शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, राइट। अब ये पार्टनरशिप के की पॉइंट्स क्या बताए गए हैं, जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ है वाया वेरियस बैंक्स और एनबीएफसी के लिए, तो पार्टनरशिप में क्या रहेगा कि जो लोम्बार्ड के इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको और भी ज्यादा एक्सेसिबल रहेगा फॉर कस्टमर्स के लिए, और यहाँ पे एक सिनर्जी बनाया जाएगा, सिनर्जी यानी कि कनेक्शन, राइट। एक दो के बीच में कनेक्शन रहेगा जो क्या स्ट्रेंथ करेगा बोथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड पार्टनर इंस्टीट्यूशन जो ऑफर कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, इंक्लूडिंग मोटर, हेल्थ, होम एंड ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा, जो बैंक्स है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ये सारे प्रोडक्ट्स उनको बेच सकते हो अपने कस्टमर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट है दैट एनपीसीआई हैज लॉन्चेस यूपीआई सर्कल टू सिक्योर डेलीगेटेड पेमेंट विद ट्रस्टेड यूजर। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, इसके अंदर कीवर्ड्स है दैट इज द यूपीआई सर्कल, कि एक यूपीआई सर्कल इसका कीवर्ड है। तो सबसे पहले यूपीआई सर्कल का मतलब समझते हैं कि यूपीआई सर्कल क्या है। ये एक नया फीचर है ऑफ एनपीसीआई जो क्या कर रहा है, वो आपकी सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को एनहांस कर रहा है आपके यूपीआई पेमेंट पे। तो इसमें कैसा रहेगा कि आप यहां पे क्या करते हो, आप एक ट्रस्टेड इंडिविजुअल या बिजनेस को आप अपनी परमिशन देते हो कि आप मेरे बिहाफ में ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई सर्कल। तो इसके अंदर क्या होता है कि यूजर क्या करता है, वो अपनी परमिशन देता है किसको, जो उसका ट्रस्टेड इंडिविजुअल या बिजनेस है, कि आप पेमेंट कर सकते हो ऑन माय बिहाफ,
बाय यूजिंग माय यूपीआई आईडी, कि आप मेरी यूपीआई आईडी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज है। तो ये कैसे होता है यूपीआई सर्कल, क्योंकि अभी कैसा है कि मेरी यूपीआई आईडी मेरे फोन में चलेगी और मैं ही यूज कर पा रहा हूं। तो अब कैसा हो रहा है कि यूपीआई सर्कल में, कि मान लीजिए कि मेरे एक फादर ने एक यूपीआई सर्कल बनाया और उसके अंदर मेरे फादर ने अलाउ किया मुझे, मेरी सिस्टर को, इनफैक्ट मेरी मदर को, कि हम सब उनका यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं कोई भी पेमेंट करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूपीआई सर्कल, कि यहां पे चार लोग हैं, कि एक फादर है, एक फादर का एक सन है, एक फादर की एक डॉटर है और एक फादर की एक वाइफ है। तो इनके बीच में एक यूपीआई सर्कल बनाया गया है जिसके अंदर एक यूपीआई सब लोग यूज करते हैं। ओके, अब यहां पे परमिशन मेरे फादर ने दी है तो ही हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ये सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पे एक चीज जो रखी गई है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहेगी बाय रिक्वायरिंग एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन, कि एक एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन रहेगा कि आप पेमेंट करना है या कोई भी तरीके का रिस्क ना हो उस तरीके से। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि ये आपके ट्रांजैक्शन को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा है और इसके कई सारे यूज कर सकते हो आप, बिल पेमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन पीयर टू पीयर ट्रांसफर के लिए भी कह सकते हैं। तो यूजर क्या कर रहा है कि वो वहां पे अपना एक इंडिविजुअल पे, जो ट्रस्टेड इंडिविजुअल, उसको ऐड कर सकता है और उसको बता सकता है कि आप मेरी यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो यूजिंग माय यूपीआई आईडी या फिर मेरा एक फोन नंबर से। अगर हम एनपीसीआई का मतलब समझते हैं, तो एनपीसीआई क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। इसका मेजर काम क्या है कि जो भी टाइप के रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होंगे ना, उन सबको ये रेगुलेट करता है। तो ये क्या टाइप के पेमेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल यूपीआई आ गया, फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आ गया, आरटीजीएस जिसको कहते हैं, एनईएफटी आ गया, एंड आईएमपीएस भी आ गया है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी टाइप का डिजिटल पेमेंट या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंडिया में एनपीसीआई ने ही बनाया है। ओके, अब नेक्स्ट है दैट वर्ल्ड बैंक ने एक फंड बनाया है, फंड $200 तक का, कुछ $1 मिलियन का एक फंड बनाया है, जिसके अंदर जो अमेजॉन फॉरेस्ट है उसके लिए एक बॉन्ड जैसा सा बनाया गया, राइट। यानी कि अगर आपको अमेजॉन फॉरेस्ट बचाना है तो आप ये बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप वो बॉन्ड यूज किया जाएगा कि अमेजॉन फॉरेस्ट को और भी ज्यादा रिस्टोर करे, राइट। तो यहां पे हम की फीचर समझते हैं बॉन्ड के, कि ये बॉन्ड क्या है, कि बॉन्ड के अंदर 10 साल की मेच्योरिटी रहेगी, जिसके अंदर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा फॉर कार्बन रिमूवल का। ये काफी ज्यादा हाईली इंपैक्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा और ये एक लिवरेज दे रहा है द पावर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, की फाइनेंशियल मार्केट को यूज किया जा रहा है कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स ले सके, और जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है उसको कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा और ये क्रेडिट को वो यूज कर पाएगा इन द फ्यूचर फॉर वेरियस पर्पस इन फाइनेंशियल मार्केट, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, हमें सरकार से कोई परमिशन है तो ये सब में ये यूज कर पाएगा, राइट। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें खाली ये की फीचर्स इंपॉर्टेंट है कि 10 साल की मेच्योरिटी रहेगी, जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट होगा वो है हाई इम्पैक्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, और ये फाइनेंशियल मार्केट को क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव से कनेक्ट करने का एक वे है। ओके, नेक्स्ट है दैट सेबी अनवील्स न्यू गाइडलाइंस फॉर एआईएफ बोरोइंग एंड एलवीएफ 10-year एक्सटेंशन। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, सेबी के बारे में चलो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर मेजर कीवर्ड्स क्या है कि एआईएफ एंड दी एलवीएफ। ओके, तो एआईएफ क्या है कि एआईएफ में ये चीज बताई गई है, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये क्या है, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कई सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ लेके आती है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट जो ट्रेडिशनल इक्विटी मार्केट है या डेब्ट मार्केट है उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रही है। इससे मोर और लेस काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड टाइप का, राइट। एंड इसकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है कि पहली कैटेगरी में वो टाइप के प्रोजेक्ट आएंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन को प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड बनाना, प्राइवेट इक्विटी फंड बनाना, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाना। वेरएस कैटेगरी 2 में वो जो रेवेन्यू, जो रिटर्न जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल डेब्ट रिटर्न, डेब्ट फंड्स हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गया एंड हेज फंड्स हो गया। एंड कैटेगरी 3 में वो टाइप के हेज फंड्स या मार्केट मेकिंग फंड्स एंड इनफैक्ट आर्बिट्रेज फंड दैट एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, की कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी
एडप्ट करने के लिए कैटेगरी 3 होती है, राइट। वेरेज अगर हम एलवीएफ समझते हैं तो एलवीएफ का मतलब क्या है, दैट एलआईसी वैल्यू फंड, एक एलआईसी का वैल्यू फंड बनाया गया, सो दैट इज नेम एज एलवीएफ। ओके, सो ये एक तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम है जो एलआईसी ने खुद ने लॉन्च करी थी टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके 4 फीचर है मेजरली। पहला फीचर क्या है कि ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कंपनी के। इसका लॉक इन पीरियड है 15 साल का, एंड इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन 88 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड इनफैक्ट ये जो फंड है इज मैनेज बाय एलआईसीज इन्वेस्टमेंट टीम, की जो इन्वेस्टमेंट की टीम है प्रोफेशनली उसको मैनेज किया जाता है, राइट। अब अगर न्यूज पे हम वापस आते हैं तो न्यूज में क्या बोला गया है कि सेबी ने ये चेंजेस किए, इसके अंदर एक नई गाइडलाइंस लाई गई है। तो नई गाइडलाइंस क्या है कि अगर हम एआईएफ के बारे में समझते हैं तो इसके अंदर जो बोरोइंग लिमिट है फॉर द कैटेगरीज ऑफ एआईएफ उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। कि रिलैक्स क्या किया गया है कि दैट अलाउइंग देम टू बोरो अप टू 200% ऑफ द नेटवर्थ, की जो मेरी नेटवर्थ है उसका 200% मैं बोरो कर सकता हूं। प्रीवियसली वो कितना था, 100% था। सो दिस इज द मेजर चेंज इन एआईएफ। वेरेज अगर हम एलवीएफ का देखते हैं तो इसके अंदर जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया है 15 से 20 साल का, राइट। यानी कि ये जो 15 साल है उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, 20 साल का एक्सटेंड कर दिया। तो ये मेजर चेंज किए गए हैं इन बोथ एआईएफ एज वेल एज एलवीएफ में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है दैट इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि हाईलाइट क्या है ये रिपोर्ट के कि जो इंटरनेट सब्सक्राइबर है हमारा वो इंक्रीज हो गया बाय 8.3%। इनफैक्ट जो टेली डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। सी फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि दैट क्या हो रहा है हमारी कंट्री में विद रिस्पेक्ट टू द टेलीकॉम सेक्टर। जो सेक्टर रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हुआ है, जो वायरलेस डेटा यूसेज है वो भी इंक्रीज हुआ है, इनफैक्ट जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी इंक्रीज हुआ है, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हुआ है, 5G सर्विसेज लोग काफी ज्यादा यूज करने लग गए हैं और एक कंपिटिटिव लैंडस्केप बन गया है। एक चैलेंज जो बताया गया है दैट इज द डिजिटल ब्रिज, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजिटल गैप है। गैप किसके बीच में, दो के बीच में, अर्बन एरिया के बीच में एंड दूसरा रूरल एरिया के बीच में। ये दो के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है इंडिया में कि जो अर्बन एरिया वहां पे काफी ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है और रूरल एरिया में अभी भी नहीं है। मल्टीपल रीजन है कि लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, और अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंटरनेट खरीद पाए या इंटरनेट पे इतना पैसा दे पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट है दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 2 नए सर्वे बेस्ड वर्टिकल्स बनाए हैं इन द रीकास्ट प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये 2 नए सर्वे क्या है, पहला सर्वे क्या है दैट सर्वे डिजाइन एंड मैनेजमेंट, और दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। कि जो सर्वे डिजाइन एंड मैनेजमेंट होगा ये वर्टिकल किस पे फोकस करता है, फॉर डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग सर्वेज ऑफ वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग सोशल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे एंड डेमोग्राफिक सर्वे। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी सर्वे होंगे वो वेरियस टाइप से होंगे, यानी कि हर एक डायमेंशंस को वो कवर करेंगे। वो सोसाइटी को भी कवर करेंगे, वो इकोनॉमिक को भी कवर करेंगे एंड इनफैक्ट वो डेमोग्राफिक को भी कवर करेंगे। वेयर सेकेंड सर्वे में क्या बोला है कि जो भी डेटा मिला है हमें प्रीवियस सर्वे से, कि जो भी डेटा हमें प्रीवियस सर्वे से मिला है उसको एनालाइज करेंगे और विजुअलाइज करेंगे। एनालाइज करना यानी कि फॉर एग्जांपल अगर डेटा मिला इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी ज्यादा है, तो एनालाइज करना मतलब क्या होता है कि ये पता करना कि बेरोजगारी क्यों ज्यादा है, ज्यादा है तो कौन से सेक्टर में ज्यादा है, कौन से रीजन में ज्यादा है, वहां पे और क्या चीज कर सकते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सरकार का पैसा कहां जा रहा है, वो उनके पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा, या लोग नौकरी नहीं करना चाह रहे, या क्या टाइप के इश्यू, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करी जाएगी। सो दैट मीन्स कि ये डेटा ये चीज को एनालाइज करेगा। ओके, अब इससे फायदा क्या रहेगा कि जब अगर हम इतना इन डेप्थ समझेंगे तो ऑब्वियसली हमारी डेटा की क्वालिटी इंक्रीज होगी, और जब हमें डेटा का क्वालिटी पता चलेगा तो सरकार उससे प्रॉपर वे में डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। तो ऑब्वियसली जो भी पैसा सरकार ने लगाया है उसको एफिशिएंटली यूज करेगा एंड इनफैक्ट वहां पे पब्लिक एंगेजमेंट को भी वो टाइमली इंक्रीज करता रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है दैट आरबीआई का एक फ्रेमवर्क आया है फॉर एसआरओस, राइट। एसआरओ के लिए फ्रेमवर्क आया जिसके अंदर
मिनिमम नेटवर्थ टू बी मिक्स ऑफ मेंबर्स की रेगुलेशंस एक्सप्लेन। तो इसके अंदर मेजर चीज क्या है, दैट आरबीआई है और दूसरा है एसआरओ, और ये फ्रेमवर्क क्या है, राइट। तो सबसे पहले एसआरओ समझते हैं। तो एसआरओ का मतलब क्या है, इज द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडस्ट्री लेड बॉडीज है जो क्या करती है, दे हैव बीन ग्रांटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय अ गवर्नमेंट, कि ये एक सेल्फ रेगुलेटरी है, कि इनको खुद का एक रेगुलेशन दे दिया है कि आप खुद की बॉडी को अपने आप रेगुलेट कर सकते हो, राइट। तो यहां पे इनको अप्रूवल दिया गया है। अब इसके अंदर ऐसा है कि एक रेगुलेटरी बॉडी जो रहेगी, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, वो एक सेक्टर वाइज रहती है, कि एक फाइनेंस सेक्टर हो गया, एक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, कि एक वो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फार्मर कम्युनिटी में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है। वो लोग खुद से खुद को रेगुलेट करते हैं कि ओके हमें ये टाइप का फसल उगानी चाहिए, इसके अंदर ये करना चाहिए, ये कम करना चाहिए, ये ज्यादा करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो दिस इज व्हाट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए रहेगी। अब ये न्यूज किससे रिलेटेड है, फॉर द फाइनेंस मार्केट के लिए। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है, जो टिपिकली रिप्रेजेंट कर रही है द ग्रुप ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या हो गए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, ब्रोकर्स हो गए, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये उनको रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो यहां पे उन्होंने कुछ रूल्स बनाते हैं, वो खुद के रेगुलेशंस बनाते हैं, ताकि वहां पे एक फेयर और एफिशिएंट मार्केट बने। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट एफपीओ है, तो वो खुद के लिए रूल्स बनाते हैं, खुद के लिए रूल्स बनाएंगे ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, और सारे फार्मर्स वो रूल्स को फॉलो करेंगे, ताकि एक एफिशिएंट वे में और एक फेयर वे में काम हो सके। तो यहां पे की पॉइंट्स क्या बताए गए हैं फ्रेमवर्क में, की पॉइंट्स क्या बताए गए फ्रेमवर्क में, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि उनको ऑटोनॉमी और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी है, लेकिन उनको और भी ज्यादा अकाउंटेबल बना दिया है, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर दी है, ताकि वो आरबीआई के बाहर काम ना करे। क्योंकि पॉइंट क्या हो रहा था कि कई सारी न्यूज आ रही थी कि ये सारी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज में ब्लैक मनी का काफी ज्यादा फ्लो हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अपना रेगुलेशन इंक्रीज किया है। और चीज बताया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन देयर मेंबर्स एंड क्लाइंट्स, यानी कि अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में दो किसानों के बीच में अगर कुछ इश्यू हो गया, तो वो एक रिजॉल्व डिस्प्यूट होना चाहिए इन अ वेरी क्विकर मैनर, और ट्रांसपेरेंसी को और भी ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है दैट एनआरआई डिपॉजिट 4 बिलियन से इंक्रीज हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर एज पर आरबीआई डेटा। ओके, तो इसके अंदर आरबीआई डेटा के बारे में अगर समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आरबीआई डेटा यहां पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एनआरआई डिपॉजिट है वो 2.6% से इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। अब इसके अंदर ये बताया कि ये कैसे, कहां से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कि यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया है, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट से आया है। हाल ही में एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट गुजरात में एक गांव है, वो गांव के अंदर 7,000 करोड़ की एफडीज डिपॉजिट है, राइट। और उससे वो एशिया का सबसे रिचेस्ट विलेज बनता है। और जब पता किया कि ये सारा पैसा कहां से आया, तो ये सारा पैसा किसका है, ये सारा पैसा एनआरआईज का है, कि जो गुजरात के एनआरआईज है वो पर्टिकुलर विलेज में वो अपना पैसा सारा वो विलेज के बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं। और एक साल में, पिछले साल वहां पे 7,000 करोड़ की एफडी डिपॉजिट हुई है, राइट। और वो कौन सा विलेज है वो आप लोग मुझे को बताइए कमेंट सेक्शन में। बट ये उसी से रिलेटेड है कि जो एनआरआईज होते हैं, या तो वो यूएस के हैं, यूके के हैं, या मिडिल ईस्ट के, ये सबसे ज्यादा एनआरआईज है जो सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में भरते हैं, राइट। और एनआरआईज ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है इन द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड रियल एस्टेट। द 24% डिक्लाइन भी हुआ है किसके अंदर, आउटवर्ड रेमिटेंसेस। अब आउटवर्ड रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, कि एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का है, या फिर हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल दुबई का है, वो कहां जॉब कर रहा है, वो इंडिया में जॉब कर रहा है। अब जब वो इंडिया में जॉब कर रहा है तो इंडिया वाले उसको सैलरी देंगे, और ये सैलरी वो कहां भेजेगा, वापस दुबई भेजेगा उसकी फैमिली को। तो जो फैमिली को उसने पैसा भेजा है, ये क्या है, ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस है। और इसका अपोजिट क्या होता है, इनवर्ड रेमिटेंसेस, कि एक इंडियन दुबई में है
और दुबई की सैलरी वो वापस इंडिया में भेज रहा है, सो दैट इज इनवर्ड रेमिटेंसेस। और अगर इंडिया की सैलरी वो वापस दुबई में भेज रहा है, सो दैट इज आउटवर्ड रेमिटेंसेस। तो जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है वो डिक्रीज हुआ है। अब ये क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि बोला कि कई सारे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो रहे हैं, जैसे हमने देखा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, कोविड पेंडेमिक से अभी भी कई सारी कंट्रीज उभर रही है। तो ये सारे टाइप के जो इश्यूज है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट है कि जो इंडसइंड बैंक है उसको आरबीआई का अप्रूवल बना है टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, यानी कि वो खुद का एक म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस सेटअप कर सकता है, राइट। तो न्यूज के बारे में समझते हैं कि न्यूज क्या है। ये न्यूज क्या इनेबल कर रही है कि जो इंडसइंड बैंक है वो अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, यानी कि वो अब म्यूचुअल फंड के प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट्स है उनको वो ऑफर करना स्टार्ट कर सकती है। अब इससे फायदा क्या होगा? इंडसइंड बैंक का ये देख सकते हैं कि उसका बिजनेस और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, कि पहले सिर्फ एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में था, अब म्यूचुअल फंड के सेक्टर में भी हो गया। और अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हमारे लिए एक और म्यूचुअल फंड की कंपनी आ गई है। अब जितनी ज्यादा म्यूचुअल फंड की कंपनी आएगी ना, उतना ज्यादा इनके बीच में एक रेस होगा। रेस होगा इन द सेंस कि इनके बीच में उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना, उतना ज्यादा कस्टमर को फायदा रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ था? टेलीकॉम सेक्टर में भी तो यही हुआ था। हर एक कंपनीज के बीच में कंपटीशन हुआ। मतलब आई कैन रिकॉल, जब पहले मैं 3G एज अ डेटा यूज करता था, 3G इंटरनेट यूज करता था, तो 1 GB का 250 रुपए देता था, वो 1 महीने के लिए मिलता था। और आज के टाइम में मेरे को 1 दिन का 1.5 GB मिल रहा है, राइट। सो दैट मीन्स कि ये कैसे हुआ? ये इनके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हुआ। हालांकि जियो का भी इसके अंदर काफी ज्यादा रोल है, बट पॉइंट इज कि इन सबके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हुआ, और उसके चलते कस्टमर को रोज का, जो पहले 1 महीने का 1 GB डेटा मिलता था उसको, अब उसको रोज का 1.5 से 2 GB डेटा मिल रहा है, राइट। दैट मीन्स दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस हुआ है। तो यही चीज रहेगा। तो वी शुड कंसिडर दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, कि जो म्यूचुअल फंड का सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर कस्टमर का काफी ज्यादा फायदा रहेगा, कि एक बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर पार्ट बन रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि जो MYND है उसने एक M1NXT लॉन्च किया है इन गिफ्ट सिटी। अब इसके अंदर 3 कीवर्ड है हमारे पास, एक है MYND, एक है M1NXT, और एक है गिफ्ट सिटी, जो फाइनेंस को पुश करेगी, राइट। तो हम वन बाय वन सारे कीवर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले है MYND। MYND इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, जो इंडिया की पहली इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस है गिफ्ट सिटी, उसके अंदर काम करती है, राइट। यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। व्हाट? MYND। अब अगर गिफ्ट सिटी का मतलब समझते हैं हम, तो गिफ्ट सिटी क्या है? ये गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, यानी कि एक तरीके की फिनटेक सिटी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में, और ये पहली बार कंसेप्चुअलाइज हुई थी, एंड इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 2010 में, और इसका पहला फेज खत्म हुआ था 2015 में। सो दैट इज हाउ गिफ्ट सिटी स्टार्ट हुई थी। अब ये गिफ्ट सिटी क्या करती है? ये इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, कि यानी कि अगर मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, तो मैं गिफ्ट सिटी जाऊंगा। गिफ्ट सिटी में जाके मैं क्या करूंगा कि वहां पे मैं देखूंगा कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज दे भी सकता हूं, और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज ले भी सकता हूं फ्रॉम द गिफ्ट सिटी, राइट। यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है एक ऑथराइज डीलर से, तो आप गिफ्ट सिटी से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और यहां से आप अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे भी पाओगे और आप ले भी पाओगे फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल, नॉट जस्ट नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। यानी कि यहाँ पे फॉरेन करेंसीज का काफी ज्यादा एक्सचेंज रहता है, राइट। तो जो गिफ्ट सिटी है उसके अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जाएगा, एंड ये कई सारे टैक्स बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स भी ऑफर करता है, एंड इसके अकॉर्डिंगली ये एक सेपरेट रेगुलेटरी रिजीम भी है, जो फैसिलिटेट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को, राइट। तो हमने MYND IFC समझ लिया, हमने गिफ्ट सिटी समझ लिया। अब जो नया न्यूज आया दैट इज M1NXT, जो लॉन्च किया गया है बाय MYND IFSC, राइट, इसने लॉन्च किया। तो ये क्या है कि ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेड किया जाएगा। यानी कि ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये कनेक्ट करता है ट्रेड फाइनेंस पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि जो भी फाइनेंस के पार्टिसिपेंट्स है, जो पैसा ले रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं, वो ये प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे। और ये क्या रहेगा? ये किसके प्लेटफॉर्म पे रहेगा? ये ब्लॉकचेन रहेगा।
हम ब्लॉकचेन हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, जब हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी समझा था कि किस तरीके से हम बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी पे आए, और क्रिप्टो करेंसी में हमने ब्लॉकचेन के बारे में समझा था। तो एग्जैक्टली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसमें से देखिए, जिसने जो देख चुके हैं वो प्लीज मेंशन कर दीजिए, जो नहीं देखे हैं वो प्लीज वो वीडियो को वापस देखिए, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को to automate and streamline the trade finance process, reducing paperwork and processing time. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ एनवायरमेंट दे रहा है फॉर फाइनेंस ट्रांजेक्शन, ताकि वहां पर रिस्क है वो कम से कम हो, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब भी क्या है कि ब्लॉक्स बनाए गए हैं, दो ब्लॉक के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है वो तीसरे ब्लॉक को नहीं पता चलेगा, कुछ भी हो जाए, राइट। तो उस तरीके से ये रहता है। तो हेंस हम कह सकते हैं दिस इज अ वेरी सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दैट LIC हाउसिंग फाइनेंस हैज लॉन्च स्पेशल होम लोन स्कीम फॉर डिफेंस पर्सनल एट 8.4% इंटरेस्ट, राइट। तो इसके अंदर क्या मेन चीज समझनी है कि यहां पे LIC ने एक स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज गृह रक्षक। गृह रक्षक वो किसके लिए लॉन्च करी गई है, फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, कि वो अपना एक होम लोन ले सके। तो इट्स अ होम लोन स्कीम फॉर आर्म फोर्सेस नेम्ड एज गृह रक्षक, ताकि आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको लोन मिल सके। ये दोनों के लिए रहेगा, जो इन सर्विस है उनके लिए भी, और जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल है उनके लिए भी ये सर्विस रहेगी। दिस इज बाय द LIC, ये LIC के अंदर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट गृह रक्षक स्कीम, कि ये गृह रक्षक स्कीम है क्या, कि इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो सर्विस में पर्सनल है और या तो जो फिर रिटायर हो चुके हैं, उनका सिविल स्कोर अगर 750 या उससे ज्यादा है तो ये होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 करोड़ तक का लोन देता है एट एन अफोर्डेबल 8.4% एनुअल रेट, कि 8.4% ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाएगा। ओके, देन फर्दर मोर इस पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी एलिमिनेट कर दी जा रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्पेशल ऑफर रखा है टिल 30 सितंबर 2024 तक। ये ऑफर ओपन रहेगा फॉर ऑल द पर्सनल जो एक्टिव है और जो रिटायर्ड पर्सन है, फ्रॉम इंडियन आर्मी हो गए, इंडियन नेवी हो गए, इंडियन एयरफोर्स हो गए, इनफैक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, उसमें ये रहेगा। ओके, तो ये सारी न्यूज इवेंट थी। अब अगर हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, कि पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट यूपीआई सर्कल, कि यूपीआई सर्कल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, इट अलाउ यूजर्स टू ऑथराइज ट्रस्टेड इंडिविजुअल टू मेक पेमेंट्स ऑन देयर बिहाफ। Yes, this statement is right. Then second, it is only available for UPI payments made through banks, कि ये सिर्फ बैंक के थ्रू होगा। Third, it requires additional KYC verification for each delegated users. That is right, कि आपको additional verifications करना पड़ेगा। बट इसके लिए ये नहीं है कि each delegated user के लिए नहीं है, ये किसके लिए रहेगा, additional verification for KYC जिसके बिहाफ पे आप कर रहे हो। यानी कि हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि मेरे फादर ने हम तीनों को दिया है, मुझे, मेरे सन को दिया है, मतलब एक डॉटर को दिया और एक वाइफ को दिया है, तो सिर्फ यहां पे केवाईसी करवाने की जरूरत है, राइट। इन लोगों को केवाईसी या एडिशनल केवाईसी कराने की नीड नहीं है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये राइट हो गया। एंड देन आ गया, इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू यूपीआई ट्रांजेक्शन, दैट इज राइट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 4, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ गृह रक्षक होम लोन स्कीम ऑफर्ड बाय LIC HFL, राइट। कि गृह रक्षक होम लोन स्कीम के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो पहला क्या है कि इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है, यस, ये हमने देखे थे। फिर सेकंड क्या है, इट इज लिमिटेड टू सर्विंग आर्म फोर्स पर्सनल, नहीं, ये सर्विंग नहीं, ये इनफैक्ट रिटायर्ड के लिए भी है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड है कि मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, दिस इज राइट। देन टैक्स बेनिफिट्स रहेगा, दैट इज ऑल्सो राइट। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन ए। थर्ड है दैट विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च द M1 NXT प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, नहीं, ये MYNDIFC ने किया था, दैट इज राइट। NPCI ने नहीं किया, एंड इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया।
फोर्थ है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सूर्य शक्ति सोलार फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च बाय एसबीआई, कि जो सूर्य शक्ति सोलार फाइनेंस इनिशिएटिव है जो एसबीआई ने लॉन्च किया है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, राइट। ऐसे नाम से अगर हम देखते हैं सूर्य शक्ति, तो ये किस लिए है, ये सोलर पावर के लिए है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होगा, यस। ये लोन फॉर होम कंस्ट्रक्शन, नो। टू सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, नो। टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू दी एनआरआईज, दैट इज ऑल्सो नो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को देना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर डैश टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, कि ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस इंक्रीज करने के लिए ये किसमें रिवाइज गाइडलाइंस इशू करी है? क्या एनबीएफसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में इशू किया है, क्या म्यूचुअल फंड में किया है, इंश्योरेंस कंपनीज में किया है, या फिर वो बैंक्स में किया, राइट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए, राइट। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।